तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेली निफ्टी प्रेडिक्शन। तो बाजार के अंदर में फिर से हम लोग कोशिश करेंगे आज बाजारों को प्रेडिक्ट करके करने के लिए कि बाजार के अंदर में आज हमें क्या करके जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी समय बिना वेस्ट करे हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में आज हुआ क्या है। देखिए, बाजार के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो आज आप ट्रेड कर रहे हैं 24,117 के लेवल्स पर। ठीक है, आज तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट आप लोगों ने दर्ज करी है। एक बार के लिए आप लोग 24,300 के पार आप लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, बट आप सस्टेन कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं पर आपके बाजारों में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और 3% की गिरावट तकरीबन एक हफ्ते के अंदर में आ चुकी है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये कि हफ्ते भर के अंदर में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है वो कोई छोटी मोटी गिरावट आपको नजर आ रही होगी, एक छोटा मोटा करेक्शन है, बट एक्चुअल में एक ग्लोबल करेक्शन है। ये ग्लोबल गिरावट है, या ग्लोबल रिसेशन का एक इंडिकेशन है। तो आपको इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसे आप बजट से जोड़ करके मत देखिए। ये एक ग्लोबल फंडामेंटल न्यूज है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो हमारे बाजारों के अंदर में 24,000 का लेवल बचाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी तो हालांकि हम लोग टिक रहे हैं 24,000 के पार, बट देखते हैं कि हम लोग यहाँ से टूटते हैं या फिर हम लोग यहाँ से बेस क्रिएट करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक आपको न्यूज बता देता हूँ कि जापान के अंदर में किस तरीके की न्यूज अभी 2-3 दिन पहले आई थी। जापान की जो सेंट्रल जो बैंक है वहां की, उसने क्या करा है कि ब्याज दरें जापान के अंदर में बढ़ा दी हैं। तो ये जो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उन इंटरेस्ट रेट्स के अंदर में हाइक जो है कर दिया गया है। तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है, उसने जब वहां की ब्याज दरें बढ़ा दी 0.00% से लेकर 0.02%, तो उसकी वजह से जो है इतना बड़ा डाउनफॉल आपको जो है देखने को नजर आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जापान की ब्याज दरें बढ़ाने से आप पर इतना असर क्यों हो रहा है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ब्याज दरों का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, होता ये है कि किसी भी देश के अंदर में वहां की सरकार पैसा उठाती है या फंड रेज करती है ताकि वहां के लोगों के लिए कुछ कर सके, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाहे वहां के लोकल लोगों के लिए कुछ कर सके। तो वहां की गवर्नमेंट को फंड उठाने की जरूरत पड़ती है। फंड रेज करने के लिए हर देश की सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, हमारे भारत में भी इशू करती है, और उसके अगेंस्ट में एक ब्याज जो है दिया जाता है। जैसे अगर मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए तो वहां जो वहां की सरकार है वो मुझे जो है ब्याज देगी। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत के अंदर में भी जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में ब्याज वहां की सरकार देती है। तो आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स इनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब होता यह है कि जापान के अंदर में भी सेम यही चीज होती है कि जापान की सरकार फंड रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती है। अब बॉन्ड्स इशू करती, पर वहां की जो ब्याज दरें थी वो 0% थी। यानी कि वहां की सरकार अगर बॉन्ड्स इशू करेगी और आपने अगर जापान के बॉन्ड्स में पैसा लगाया तो आपको कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा। नतीजा ये था कि वहां की सरकार फंड रेज कर ही नहीं पा रही थी और वहां की सरकार को जरूरत थी भी नहीं। बट अब हुआ ये है कि जापान के अंदर में ब्याज दरें बढ़ गई और वहां की सरकार को पैसे की जरूरत आन पड़ी खींचने की। तो ऐसे में वहां की सरकार ने क्या है कि अब ब्याज दरें बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 0.00% टू 0.02%। नतीजा ये हो गया कि वहां की सरकार यानी जापान की सरकार अब अपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट में जो है ब्याज देने को तैयार है। तो यहाँ के जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो यहाँ के बॉन्ड्स को छोड़कर जो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करके जो देश के बाहर पैसा लेकर के जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस पैसे को खींच के वापस विदेशों से आपके जो है जापान के अंदर में वापस लेकर के आ रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये लोग जब बाहर लेकर के जा रहे थे तो ये लोग डॉलर खरीद रहे थे और येन को बेच रहे थे। नतीजा ये था कि अब 2024 से आप काफी ज्यादा जो है तेजी यूएस डॉलर के अंदर में देख रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि 140 का ये येन था, आपका 162 हो गया था। तो कहीं ना कहीं पर आपका जो डॉलर था वो इसी तरीके से जो है मजबूत होता चला जा रहा था, क्योंकि जापान का जो येन था वो लगातार बाहर चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि येन के अंदर में बिकवाली हो रही थी। अब वहां की सरकार ने जो रूल बनाया है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा करके, या वहां के सेंट्रल बैंक्स ने जो ब्याज की दरें बढ़ाई है, उसके तहत हो ये रहा है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो जापान के बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों से इस पैसे को निकाल रहे हैं बेच बेच करके। तो ऐसे में जब जापान में ये जो करेंसी जाएगी तो ऑब्वियसली वापस से वो लोग येन खरीदेंगे और डॉलर को बेचेंगे। तो नतीजा ये हो रहा है कि अब येन के अंदर में आप इतनी तेज जो है खरीदारी और डॉलर में गिरावट आप देख रहे हैं। 162 का येन आपका 143 रह गया।
तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके से जो है आपके येन के अंदर में तेजी आती चली जा रही है। तो वो ये रीजन है। तो इस रीजन का इफेक्ट आप लोगों पर कैसे पड़ रहा है? आप लोगों पर ऐसे पड़ रहा है कि अब जब जब जापानी बाजार जब पैसे को बाहर निकालेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, तो दुनिया भर में से बाहर निकलेगा। ठीक है, दुनिया भर में से बाहर निकलेगा, एक कारण सबसे बड़ा। दूसरा ये है कि डॉलर के अंदर में लगातार आपकी जो है तेजी आपकी जो है कंटिन्यूअसली आ रही थी, और अब जो है यहाँ पर गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बड़े करेक्शन का जो है इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है। तो ओवर एंड ऑल ये आपकी न्यूज नहीं है, ये एक फंडामेंटल न्यूज है। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको, इसको बजट से कनेक्ट करके आप ना देखें। तो नतीजा ये था कि आपके बाजार के अंदर में भी आप लोगों को जो है गिरावट पिछले हफ्ते भर के अंदर में तकरीबन 3% की गिरावट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने इंडिकेशंस आगे देखते हैं। डाउ जोन्स के अंदर में अगर हम देखें तो देखिए कल तकरीबन तकरीबन हम लोग अ, एक आधे परसेंट के आसपास हम लोगों ने जो है गिरावट डाउ जोन्स के अंदर में देखी, और यहाँ पर भी जो है आप किसी भी तरह की रिकवरी कंटिन्यूसली आप होते नहीं देख रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता का कारण है कि अमेरिकन मार्केट्स में आपके डो जोन्स में काफी गिरावट आ रही है, आपके नेस्डेक के अंदर में, आपके S&P 500 के अंदर में काफी ज्यादा जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब आप जरा-सा अपने निफ्टी के चार्ट्स की तरफ चलते हैं हम लोग कि निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में गिरावट आ रही है, अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट आ रही है, आपके अपने बाजार कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि 7 तारीख को जब आप क्लोज हुए थे निफ्टी के अंदर में, तकरीबन तकरीबन आप 24,300 के करीब-करीब क्लोज हुए थे। मैंने आपको कहा था कि 24,000 का लेवल हमारे मार्केट्स के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। 24,000 के लेवल्स तो हमारे बच गए थे, बट मार्केट हमारे 24,300 के अराउंड अटक रहे हैं। अब ये क्यों अटक रहे हैं उसको मैं समझाता हूँ। देखिए कल क्या हुआ था कि कल बाजार के अंदर में 24,300 के लेवल्स पर हम लोग क्लोज हुए थे, बट आज हम लोग फिर 24,250 के आसपास में ओपन हुए, यानी 50 पॉइंट्स का जो है एक गैप डाउन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करा, और हम लोग खुले 24,250 पर, यानी 24,300 के लेवल हम लोगों ने पार नहीं किए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे जब हम लोग 2 घंटे के चार्ट देखेंगे। अभी ये समझिए कि 24,300 के लेवल को हम लोगों ने जो है ऊपर में ब्रेक ना करा, बल्कि हम लोग यहीं से जो है नीचे की तरफ में गए। फिर हम लोग ने जब बाउंस लिया 24,100 का सपोर्ट लेकर के, हम 24,300 पर ही आकर के वापस अटक गए। अब 24,300 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कल जब क्लोज हुए थे वहां पर भी हम लोग टिक नहीं पाए 24,300 पर, और आज भी हम लोग जो है 24,300 से ही फिर से करेक्शन हम लोगों ने देखा 24,080 तक का, यानी कि फिर से 125 पॉइंट 150 पॉइंट की गिरावट हम लोगों ने देखी। तो सवाल ये कि 24,300 इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो गया? तो चलिए हम लोग 2 घंटे के चार्ट पर सीधे यहाँ से चलते हैं। 2 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारे 5 तारीख 6 तारीख के करीब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 24,700 से लेकर के 24,300 मार्केट ने तकरीबन 300-400 पॉइंट्स का एक गैप छोड़ा था। ये गैप मार्केट ने कभी भी फिल अप नहीं करा था, और हम कंटिन्यूसली 24,300 से 24,000 तोड़ के हम 23,900 तक हम लोग नीचे में चले गए थे। यानी कि जो गैप था, ये गैप हमारा अनफिल्ड रह गया था, पूरा का पूरा अधूरा पड़ा था ये गैप। अब हुआ ये कि मार्केट ने नीचे 23,900 का सपोर्ट लेके इस गैप को फिल करने के बारे में सोचा, बट हुआ ये कि 23,900, यही कारण है कि इस गैप की शुरुआत यहीं से हो रही है। इसलिए 24,300 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के यहाँ पर सामने आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम 24,300 पार कर भी जाते हैं तो 24,700 हमारे लिए बहुत बड़ा एक हर्डल अपने आप में बनेगा, पर फिलहाल के लिए हमारे लिए 24,300 के लेवल्स के पार की क्लोजिंग हमारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप चलिए सीधे यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ। 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बन रहा था कंटिन्यूसली। आप लोगों ने क्या करा कि आप लोगों ने इस पैटर्न को एक बार के लिए 24,000 के लेवल्स पर ब्रेक किया, बट अब ये पैटर्न जब आप लोग ब्रेक करके आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपके लिए 24,300 आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 24,300 के लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 24,300 के लेवल्स के पार की क्लोजिंग देंगे तब बाजार हमारे थोड़े बहुत ठीक माने जाएंगे, क्योंकि 24,300 से लेकर 24,700 तक तो हम चले जाएंगे, 24,700 पर फिर हम लोगों को अटकना पड़ेगा। फिलहाल हमारे लिए 24,300 के लेवल्स की पार की क्लोजिंग हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त।
तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके बाजारों के अंदर में 24,300 पर आप लोग क्यों नहीं टिक पा रहे, क्योंकि ये जो गैप की शुरुआत जो हमारी हुई थी, उस गैप के अंदर में हम लोग एंटर करेंगे 24,300 को पार करके। तो 24,300 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और आज भी हम लोग 24,300 के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में क्या चल रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 24,120 का फ्यूचर्स है, कल तकरीबन तकरीबन 35 पॉइंट्स का प्रीमियम था। आज आप देख सकते हैं कि 24,117 बच रहा है, यानी कि 3 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। 35 पॉइंट का प्रीमियम था, 3 पॉइंट का रह गया। क्यों? तो कहीं ना कहीं पर या तो शॉर्ट्स जो एफआईआई से वो बना रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे बाजार के अंदर में हम देखें यहाँ पे डेटा में, तो 4 लाख अभी भी जो है आपके शॉर्ट्स कवर हुए नीचे में। ठीक है, तो हमारे जो रिटेलर्स है वो तो ना शॉर्ट कवर कर रहे हैं ना लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे हैं कोई खासी, बट ये फिर भी हम लोगों को जो है देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा प्रीमियम इरोड हो रहा है, वो ऑब्वियसली एफआईआई की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब आप चलिए यहाँ पर सीधे निफ्टी ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम लोग निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करें तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि आज आपकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी आपकी निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं पर एक्सपायरी का आप लोग भी ध्यान रखें कि सारी प्रीमियम आपकी जो गल चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 24,100 पर आपके 7.5 लाख टोटल पुट राइटर जुड़ रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर आप गौर करेंगे तो आपके ऊपर में आपका एक तो जो है 24,150 पर 5 लाख कॉल राइटर्स हैं और आपके 24,500 पर आपके लगभग 4 लाख के आसपास में टोटल कॉल राइटर आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 24,100 आपके लिए पहला सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है अभी के लिए, और दूसरा सपोर्ट आपके लिए जो है सेकंड हाईएस्ट पुट राइटर्स की तरफ, यानी 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा। पर क्योंकि 24,100 पर आपके जो 4.5 लाख पुट राइटर्स है और 24,000 पर आपके जो है अप्रोक्सीमेटली आपके सिर्फ 27,000 पुट राइटर्स है, यानी कि आपके पुट राइटर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो 24,100 और 24,000 अभी भी आपके लिए एक सपोर्ट बने हुए हैं। ऊपर में आप अगर गौर करेंगे तो आपकी ये जो कॉल राइटिंग है, इतनी हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, ये हर एक लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि 24,300 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा, फिर 24,500 आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। हालांकि देखिए आज एक्सपायरी है तो आप आज के बारे में डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ सारे के सारे राइटर्स ही जो है बैठे हुए हैं। पर अगर आप यहाँ पर अगली एक्सपायरी के अंदर में गौर करेंगे तो 24,200 पर आपके 1.25 लाख कॉल राइटर्स हैं। 24,300 पर जो मैं रेजिस्टेंस आपको बता रहा था वहां भी 1.25 लाख कॉल राइटर्स है। तो 24,300 आपके लिए यहाँ पर एक बड़ा हर्डल अपने आप में बना हुआ है, जबकि 24,000 पर आपके 1 लाख पुट राइटर है। तो 24,000 आपके लिए एक सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि 24,000 आपको सपोर्ट के तौर पे याद रखना चाहिए और 24,300 आपको एक रेजिस्टेंस के तौर पे याद रखना चाहिए। अब एफआईआईज की बात कर लेते हैं, तो एफआईआईज ने कैश में कल के बाजार में कल तकरीबन हम लोग 1.25% हम लोग तेज थे मार्केट के अंदर में, और लगभग लगभग 24,000 24,200 के भी पार हम लोग क्लोज हुए थे। उसके बावजूद एफआईआईज ने कैश के अंदर में 3,500 करोड़ की सेलिंग कर डाली। हालांकि देखिए डीआईज ने 3,800 करोड़ की खरीदारी कर डाली, तो 600 करोड़ की नेट बाइंग हो गई। ठीक है, इंडेक्स में 1,000 करोड़ की आप लोगों ने सेलिंग यहाँ पर देखी। अब आप तो सोच रहे होगे कि यार ये सेलिंग बहुत ज्यादा है, बट उससे पहले के मार्केट्स को आप जरा गौर करिए। यहाँ पर 2,000 करोड़ की इंडेक्स में सेलिंग, यहाँ पर 2,500 करोड़ की सेलिंग, यहाँ पर 1,400 करोड़ की सेलिंग। उसके मुकाबले 1,000 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स के अंदर में अभी भी कम है और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, जबकि इससे पहले स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट्स के अंदर में 24,000 के करीब करीब जो है आपके सपोर्ट भी बना हुआ है। तो अब अगर मैं एक बार के लिए सारा डेटा कंपाइल करूं कि पूरे बाजारों के अंदर में क्या हुआ है, तो आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो गिरावट आई, वो गिरावट कंटिन्यू है, चल रही है। ग्लोबल मार्केट्स का सबसे बड़ा रीजन है वो अभी भी जारी है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप गौर करें तो हमारे निफ्टी के अंदर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 24,300 आपके लिए रेजिस्टेंस है। 24,300 के पार की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 24,000 के नीचे या फिर 23,900 के नीचे या तो क्लोजिंग हो या फिर 24,300 के ऊपर क्लोजिंग हो, दोनों ही नहीं मिल रही हमको यहाँ पर। तीसरा, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आपकी जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है रिटेलर्स की तरफ से, मैं बता चुका हूँ। और ऑप्शन चेन के अंदर में आपके 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, 24,300 पर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और उल्टी आज एक्सपायरी भी है। एफआईआई की सेलिंग है अभी भी, तो कहीं ना कहीं पर आप ना खरीदारी का खासा इंडिकेशन है ना बिकवाली का इंडिकेशन है।
और उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपके ग्लोबल मार्केट्स का टेंशन खत्म नहीं होता, बाजार के अंदर में आप पैसा ना डालें। ठीक है, ये मार्केट कितना गिरेगा, कितना चढ़ेगा, अभी इसका कोई अंदाजा लगाने की कोशिश ना करें। ये एक फॉलिंग नाइफ है, कितना गिरेगा और कितना बड़ा घाव दे करके जा सकता है। तो इस बाजार के अंदर में अभी कोई भी ट्रेड ना लें आप। ठीक है, 23,900 के नीचे हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि हमें शॉर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 24,300 के पार हम लोग सोचना शुरू करेंगे हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बीच में हम लोग इस मार्केट को इग्नोर करेंगे। तो बाजार के अंदर में हम लोगों को आज कंक्लूजन यही निकला है कि बाजार में अभी हम नो ट्रेड के ही जोन के अंदर में बैठे हुए हैं। तो आज के लिए वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी शेयर्स के अंदर में, आपको कोई अगर कुछ आइडिया चाहिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।